अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स हमारे आ चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, MCS3A कनेक्टेड है। ठीक हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर न्यू टैब, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए अच्छा, वीक 10 और एक हमारी लैब रहती है वीक 11 की। अच्छा, उससे ये हो जाएगा वीक। ओह, ये तो मैंने लेक्चर ओपन किया हुआ है। लैब मैनुअल कहाँ है मेरे पास? अच्छा, 10 में क्रूड ऑपरेशंस हैं, ये थोड़ा सा मज़ीद आगे है। मैं भी लेक्चर को ही देखता हूँ जो आप लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है। उस हिसाब से जो है हम देख लेते हैं कि आज की लैब में हम लोग क्या करेंगे। और उससे पहले ये कि क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट हिडन फील्ड्स आ जाएंगी इसमें। आ, इस चीज़ को हिडन किया गया है। ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग है हमारे पास। जो क्या होता है क्यूरी स्ट्रिंग? क्यूरी स्ट्रिंग हमारे पास होती है कि हमारे पास जो एड्रेस होता है, यूआरएल होता है, उसके साथ जो चीज़ पास हो रही होती है बेसिकली वो चीज़ क्यूरी स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, जिस तरह ये देखें, नेम के अंदर ये चीज़ जा रही है क्यूरी स्ट्रिंग है। ठीक है, सॉरी, हमारे जो एड्रेस है, लोकल होस्ट, कंट्रोलर, और आगे जो हमारे पास और जो एक्शन मेथड है, ठीक है, उसके साथ जो चीज़ जारी होती है वो। उसके बाद व्यू डेटा और व्यू बैक के ऊपर कुछ डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। और यहाँ पर व्यू डाटा और मैसेज, ये व्यू डाटा बना हुआ है और ये व्यू बैग है। ठीक है, उसके बाद और क्या कुछ है, कुकीज़ के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। ठीक है, हेयर इज कोड फॉर व्यू ऑफ क्वेश्चंस। ठीक। अच्छा, हेयर इज आंसर आफ्टर रीडिंग फ्रॉम कुकीज लोकल दिस। और लास्ट में जो है वो असाइनमेंट मिली हुई आपको। अच्छा, ये था वीक 10 का। ठीक है, और बाकी वीक 11 वो भी देख लेते हैं। लिंक्स आपको यहाँ पे गिवन है, एलएमएस पे गिवन है। अच्छा, और एक और बात मुझे ये बताएं, क्या कहते हैं, कोल के लैब मैनुअल की बात बताएं। सब लोगों ने अपलोड कर दी है? ये स्टूडेंट्स कोई हैं पीछे जो रह गए हैं? जी, हैंड रेस करें। उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कोल की।
ओके। बिलाल अब्बासी जी। सर मैंने आपको टेक्स्ट किया था। अच्छा, बट मुझे भी याद नहीं है, आप बता दें। सर मेरी फाइल अपलोड नहीं हो रही थी तो। साइज क्या है आपकी फाइल का? सर मेरी जो साइज था उसका 30 था, लेकिन कल फिर मैंने आपको टेक्स्ट किया था, आपको या दूसरे को, तो वो मुझे कहते हैं कि इसको पीडीएफ में चेंज करो। फिर पीडीएफ में चेंज किया था, और जो 10 से ऑनवर्ड जो थे उनको भी कट किया था, तो फिर साइज कम हो गया था। तो अब सिर्फ अपलोड करना है आपने ऐसे? जी 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 जी, मेरी फाइल रेडी है, बस अपलोड करनी है। अपलोड करना है, ठीक है। ओके, वो भी देख लेते हैं अपलोड का। मतलब आपके टास्क हो गए, अपलोड का आपका इशू है, ठीक है। कोई और इसके अलावा? जी जी सर। ठीक है जी। इसके अलावा और किस स्टूडेंट का इशू है? और किसी का इशू नहीं है? अच्छा, क्या कहते हैं, बाकी सबका जो साइज है वो नीचे ही है ना? 20 MB से या 20 MB के अंदर ही है ना? ऊपर तो किसी का नहीं है जिन्होंने अपलोड की है। अच्छा, तो ये ऐसे है। जी, रुकैया बोले। सर वो मेरे 2 पेज फर्स्ट वाले ना सर क्रॉप हो गए थे जब मैं मतलब मैंने की सर जो जहाँ नाम लिखते हैं और ये कुछ। अच्छा, ठीक हो गया। तो उसका अब यही हल है कि आप उसको ना दोबारा अपलोड कर दें। वीक 9, वीक 10, और जी उबैद बोले। सर जी टाइम कम होने की वजह से मैं लैब मेंबर पर नाम नहीं लिख सका, खाली जो फाइल पर नाम लिखा है वही लिखा हो। टाइम कम होने की वजह से? टाइम तो कम नहीं था। सर वो आखिर में टाइम एकदम से शॉर्ट हो गया ना। तो वो तो आपसे सर 12 मैनेज बजने वाले थे। तो वो तो आपसे मैनेज नहीं हुआ ना, टाइम तो शॉर्ट नहीं था। सर मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ कि टाइम शॉर्ट हो गया। अच्छा, तो सिर्फ नाम नहीं लिखा? सर लैब मेंबर पर जो फ्रंट पेज बना ना उस पर नाम नहीं लिखा, लेकिन जो फाइल पर पीडीएफ पर फाइल पर जो नाम लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है। अच्छा, चलें, जिन्होंने कवर पेज ऐड नहीं किया उसकी तो खैर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, मैं देख लूँगा। नहीं तो इनके जिस तरह आपने बताया और एक और स्टूडेंट उन्होंने बताया, तो इनके मुझे होगा तो फिर मैं आप लोगों से कंफर्म भी कर लूँगा कि ये किसका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो जो आपने अपलोड कर दिया वो ठीक है, दोबारा से अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जिन्होंने नहीं अपलोड किया था, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप दोबारा से उसी वीक में जाओ, वहाँ पे भाई जो लिंक इंसर्ट वाले में देखो, इंसर्ट से हो रहा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो आप दोबारा उसी वीक में जाओ और वहीं पर जो है क्लिक करें और वहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है जी, किसी और को कोई इशू हो? अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट में आपको कोड मिलता है, क्या कहते हैं, सर की तरफ से, तो आप इसको रन करते हैं? मैं वेब इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, कोल का तो हम लोगों का सबका मसला हल हो गया, ठीक है। क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने इसे रन किया है, कोड को कॉपी करके अपने कोड के अंदर और उसको फिर रन करना।
कोई भी रन नहीं करता। जी मोहम्मद उस्मान। यस सर, रन करते हैं, हो जाता है। हो जाता है। तो लास्ट टाइम आपने कौन सा वीक 9 का रन किया था या वीक 8 का रन किया था? जी बोले। नहीं सर, वीक 9 का नहीं किया, उससे पहले किए थे। लास्ट वीक सर ये थोड़ा वो मसरूफियात थी तो वो नहीं कर सका रन। अच्छा अच्छा, बाकी पहले वाले करते थे चलें ठीक है। सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्री आप लोग कब होते हैं? जी आयशा बोलें। अच्छा क्या कहते हैं, सिर्फ हम टाइम टेबल से मैं देख लूँगा और फिर सेशन। तो अभी हम लोग आ जाते हैं वीक 10 की तरफ। जो हमारी लैब रहती है उसमें जो है वो वीक 11 को कवर कर लेंगे और हम लोग वापस अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर है जी हमारे पास एक मिनट। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग स्टेट मैनेजमेंट, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग हिडन फील्ड्स और क्यूरी स्ट्रिंग, व्यू डाटा, व्यू बैक, टेम्प डाटा और कुकीज़। ठीक है। थोड़ा सा मेरा व्यू स्टूडियो का इशू है, तो इंशाल्लाह वो वीक 11 में जो नेक्स्ट वीक है वो उसमें जैसे ही मेरा वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर इस वाली एग्जांपल्स को भी हम लोग देख लेंगे, मैं उसमें रन करवा दूंगा और क्या कहते हैं दूसरी चीज़ों को भी। ठीक है। लेकिन अगर आप में से किसी के पास है और आप साइड बाय साइड रन कर रहे हैं इन चीज़ों को तब तो अच्छी बात है। तो आप जो भी आपके पास आउटपुट आए तो आप वो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा और फिर जो है आप स्क्रीन जो है वो दिखा दीजिएगा। अच्छा, क्लाइंट साइड मैनेजमेंट के ऊपर ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि क्लाइंट साइड को मैनेज किस तरह से किया जाता है। ठीक है। स्टेट पहली बात आ जाती है स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर। तो ठीक है, as a web developer we all know HTTP is a stateless protocol. Each HTTP request does not know about the previous request, so HTTP requests are independent messages that don't retain user values or app data. अच्छा पता नहीं मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम एक बार सवाल किया था कि नहीं किया था। क्या कहते हैं जब जी बिलाल अब्बासी। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सर ये पूछना था, सिर्फ एरे नेम ही है ना फाइल का नाम? नहीं नहीं, एरेड आईडी स्पेस अपना नेम कंप्लीट लिखे हैं। जैसे अभी आपका अच्छा, नाम, नेम ही, ओके। जैसे अभी आपका नाम लिखा हुआ है ना जूम के ऊपर जी जी 2019, वैसे सेम वैसे लिखना है। जी, बेहतर सर। ठीक है। अच्छा क्या कहते हैं नेटवर्क के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जिसमें लेट सपोज कि जब हम लोग क्या कहते हैं अ, अपना डेटा सेंड करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ठीक है। तो हमारे पास आप लोगों को पता होगा कि पैकेट्स को काइंड ऑफ नंबरिंग असाइन की जाती है। ठीक है। कि जब पैकेट सेंड होते हैं सर्वर से क्लाइंट की तरफ, या जब क्लाइंट को ज़रूरत होती है तो वो सर्वर से मांगता है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं या फिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ हो सकती है। ठीक है। या फिर क्या कहते हैं ऐसी कौन सी टाइप हो सकती है या ऐसी कौन सी फाइल हो सकती है कि जहाँ पे हमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है पैकेट्स का, और कहाँ पे हमें पैकेट्स का जो है वो मैटर नहीं करता सीक्वेंस। मैं सीक्वेंस के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो बता सकते हैं?
क्वेश्चन समझ आया आपको मेरा? सबसे पहले आप मुझे ये बताया ना, या समझ नहीं आया? बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम लोग कोई चीज़ की डिमांड करते हैं सर्वर से, तो सर्वर हमें वो चीज़ प्रोवाइड करता है। तो वो जब कोई भी चीज़ सेंड करता है तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है वो सेंड किया जाता है। तो अब पैकेट्स का सीक्वेंस जो है वो ज़रूरी कहाँ पर बहुत मैटर करता है और कहाँ पे मैटर नहीं करता। तो अब जब लेट्स सपोज़ हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, अगर आपके पास आईडीएम है, तो आपने आईडीएम को देखा हो, या फिर अगर कभी आपने यू टॉरेंट वगैरह देखा हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, आपके पास प्रॉपर एक बार बनी होती है, जिसके ऊपर जो है आपने देखा होगा, अगर मैं आईडीएम की भी बात करूं या टॉरेंट की भी बात करूं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक बार बनी होती है, उस बार के ऊपर जो है ना, आपके पास डिफरेंट लाइंस होती हैं, और वो टाइम टू टाइम कहीं कहीं जगह पे लाइन जाती हैं और वो जो है इंक्रीज होती जाती हैं। ठीक है? तो इससे होता क्या है कि अगर आप नोट करो तो हमारे पास जो वहाँ पे पैकेट्स आ रहे होते हैं ना, वो सीक्वेंस में नहीं होते। तो सर्वर जो है वो डिफरेंट ऑर्डर में पैकेट्स फेंक रहा होता है। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हो कि हमारे नेटवर्क के दौरान कुछ ऐसा होता है, कुछ पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो लेट सपोज अगर उसने शुरू में 1 2 3 4 5 पैकेट्स जो है वो तरतीब में फेंके थे, तो आते आते जो है पॉसिबल है पैकेट 2 ड्रॉप हो गया था किसी की वजह से, या फिर जो है पैकेट 5 है वो ड्रॉप हो गया था। तो जब यहाँ पे रिसीव होगा तो पैकेट 1 रिसीव हुआ है, पैकेट 3 पैकेट 4 रिसीव हुआ है, बाकी 2 पैकेट रिसीव नहीं हुए। तो जब डाउनलोडिंग हो रही होती है, हम किसी चीज़ की डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें पैकेट सीक्वेंस का इतना ज़रूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब सारे पैकेट्स हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा तो उधर क्या होता है, वो दोबारा जो है कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद उस टाइम उसके सीक्वेंस का ख्याल रखा जाता है, और उसको उस हिसाब से अनपैक किया जाता है, और वो चीज़ जो बननी होती है वो दोबारा से बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास लेट सपोज पैकेट 10 भी आ रहा है, या पहले पैकेट 20वां आ रहा है, अगर टोटल हमारे पास 1000 पैकेट्स हैं, तो उसमें किसी भी अरेंज में किसी भी ऑर्डर में अगर पैकेज आ रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद हम अपनी उस इमेज को देखते हैं, या अपनी उस फाइल को देखते हैं। बट यहीं पर अगर आप नोट करो, अगर आप वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन, अब अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पे जो पैकेट्स हैं उनकी सीक्वेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि हम वीडियो देख रहे हैं, हमें वीडियो का पता है कि वो किस में होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं। इमेज मतलब जो वीडियो होती है वो इमेजेस से मिल के बनी होती है। तो वहाँ पे अगर आप लेट सपोज करो कि आपके पास जो पैकेट्स आ रहे हैं वो तरतीब में नहीं आ रहे, तो आपको जो वीडियो देखने का मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ फ्रेम्स आपके पास आ रहे हैं, बाद में कुछ फ्रेम्स आ रहे हैं, तो इस तरह से आप वो वीडियो जो है वो सही तरह से नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे वीडियो की जब हम स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, फिर हम लोग लाइव वीडियो देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो पैकेट्स हैं उनकी तरतीब का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो है हमें जो है ख्याल रखना होता है कि हमारे पास जो है वो सही आ रहा हो। बट आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हैं, और सर्वर्स और ये काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, तो ये चीज़ें बस उनको बतानी होती है कि आप हैंडल करो, और वो खुद जो है इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक वैसे एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे यहाँ से शेयर कर दी। We need to take additional steps to manage state between the request if we want to pass data from one page to another page, or even on multiple visits of the same page. Then we need to use the state management techniques provided by ASP.NET. In this lecture, we are going to look at various approaches to the HTTP state management that we can use in our application. अच्छा, यहाँ पे क्या है कि स्टेट मैनेजमेंट इज अ मैकेनिज्म बाय विच डेवलपर्स कैन मेंटेन स्टेट एंड पेज क्या कहते हैं, मेंटेन स्टेज एंड पेज इंफॉर्मेशन ओवर मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर द सेम और डिफरेंट पेजेस इन क्या कहते हैं वेब एप्लीकेशंस। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं थी। एक ही पेज के ऊपर अगर आपने मल्टीपल रिक्वेस्ट करनी है, या फिर डिफरेंट पेजेस के ऊपर आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वेब एप्लीकेशन के थ्रू वो मैनेज हो जाती है। दो टाइप्स की हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट है, ठीक है, जो हमें पेज देता है, एक क्लाइंट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सर्वर साइड के, कि वो जो पेज है वो किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, कि वो जो है पेज क्लाइंट साइड की तरफ जाएगा, या वो पेज जो है सर्वर साइड की तरफ जाएगा।
अच्छा, तो यहाँ पर है क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट और सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट. In client side state management, the information is stored on client side. This information will travel back and forth with every. This information will travel back and forth with every request and response to and from server. ठीक है, अब देखें क्लाइंट साइड के बारे में वो क्या बता रहा है. क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइड वाली सर्वर पे स्टोर होगी. और ऐसे ही काफ़ी थ्योरी है, थ्योरी की तरफ मैं नहीं जा रहा, हम लोग कोड की तरफ आ जाते हैं. ओके, बट मेरे ख्याल से आगे शायद इसकी आपको बेस थोड़ी सी ज़रूरत होगी. चलिए देख लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं. The major advantage of having this kind of state management is that it saves a lot of server memory. और अच्छा देखें, जो चीज़ें क्लाइंट साइड की हैं वो क्लाइंट साइड पे रखी जा रही हैं और जो सर्वर साइड पे वो सर्वर साइड पे रखी जा रही हैं. ठीक है, और इसी वजह से वो कह रहे थे मेजर एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ स्टेट मैनेजमेंट इज दैट इट सेव्स अ लॉट ऑफ सर्वर मेमोरी. we relieve we believe we we relieve we relieve server that the burden of keeping the states related information, but it takes more bandwidth as considerable amount of data is traveling back and forth. Due to this, web page becomes slow to load. The main drawback is its create security issue for sensitive information like password, credit card and numbers, etc. ASP.NET provides following types of client-side methods to manage state in web. ठीक है, अच्छा, तो अब जब हम चीज़ें हम लोगों ने क्लाइंट साइड पे रखी हुई है तो हमें प्रॉब्लम ये होता है, जैसा पासवर्ड आप लोगों ने भेजना है या कोई और चीज़ें आप लोगों ने भेजनी है क्लाइंट साइड पे, तो उसे कैसे मैनेज करोगे, उसे कैसे भेजोगे. अगर आप सब कुछ सर्वर साइड पे रखते हो तो भी आपका मसला है क्या कि आप मेमोरी सारी उसकी यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो अगर सारा कुछ क्लाइंट साइड पे यूज़ करोगे तो लोड के हिसाब से मसला होगा कि आप कितना डाटा बार बार भेजोगे सर्वर की तरफ, क्योंकि जितना डाटा आपने भेजना है फिर रिसीव भी करना है. तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अगर आप किसी एक एंड पे काम करते हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं कि दोनों एंड पे काम कर रहे हैं कि हम जो चीज़ें सर्वर को चाहिए वो सर्वर के एंड पे रख रहे हैं, जो चीज़ क्लाइंट को चाहिए वो क्लाइंट के एंड पे रख रहे हैं. कुछ ऐसी चीज़ें जो चाहिए सर्वर को लेकिन क्लाइंट का उससे बार बार ताल्लुक पड़ता है, जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड है, तो क्या है ये पड़ा हुआ आपके डेटाबेस में होगा, लेकिन जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो वो अपना देगा. तो इसके लिए क्या होगा, आप उसको फेच करोगे, सर्वर साइड पे लेके जाओगे, उसको वहाँ पे डील करोगे, वाकई वो चीज़ है नहीं है, फिर वापस रिजल्ट्स लेकर आओगे. तो अब जब आप पासवर्ड भेज रहे हो तो आपको ख्याल ये करना है कि आपका जो पासवर्ड है, यूजर नेम है, वो सिक्योर तरीके से जाए, ताकि उस पे कोई ऐसा ना हो कि दरमियान में जो है वो जो डाटा है वो लॉस हो जाए या फिर कोई जो है उसको देख ले इजीली. तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर वो बता रहा है कि क्लाइंट साइड के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको इस के अंदर डिस्कस किया गया है, जिसमें क्या है, हिडन फील्ड है, क्यूरी स्ट्रिंग्स है, व्यू डाटा है, व्यू बैग है, टेम्प डाटा है और कुकीज़ है. ये 6 चीज़ें हैं. अच्छा, the above objects help us to persist our data on the same page or when moving from controller to view or controller to controller. Let us start practical implementation of these so that we can understand in a better way. तो बेसिकली कर क्या रहा है, वो बता रहा है कि अगर आपने कंट्रोलर से व्यू की तरफ जाना हो या कंट्रोलर से कंट्रोल की तरफ जाना हो तो हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करेंगे. ठीक है, और कैसे करेंगे, सबसे पहले आ जाता है हिडन फील्ड के ऊपर कि इट इज़ नॉट न्यू, ये कोई नई चीज़ नहीं है. वी ऑल नो इट फ्रॉम HTML प्रोग्रामिंग, ये तब से जब से HTML प्रोग्रामिंग आप लोग कर रहे हो. हिडन फील्ड इज़ यूज टू हाइड योर डाटा ऑन क्लाइंट साइड. तो हिडन फील्ड जो है क्या करता है, क्लाइंट साइड के ऊपर डाटा को क्या कर देता है, हाइड कर देता है, छुपा देता है. इट इज़ नॉट डायरेक्टली विजिबल टू द यूजर ऑन UI बट वी कैन सी द वैल्यू इन द पेज सोर्स. तो ये कह रहा है कि ये डायरेक्टली जो है आपको नज़र नहीं आएगी इसकी वैल्यू. मतलब हमारे पास जब HTML का वेब पेज लोड होता है तो अगर आपने वहाँ पे कहीं इसको यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पे आपको कहीं भी इसको यूज़ करने के बाद उस चीज़ की वैल्यू नज़र नहीं आ रही होगी. लेकिन हमारे पास जो वो होता है इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है, जिससे हम लोग HTML को इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी कि क्या स्टाइलिंग वगैरह हुई हुई है, क्या वैल्यूज़ हैं. तो वहाँ पर जाके अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ शो हो रही होगी और आप उसको इजीली अनहाइड कर सकते हो. तो वहाँ पर आप जो है इसकी वैल्यू देख सकते हो कि आपने क्या चीज़ सेट की हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड इफ यू वांट टू स्टोर अ सेंसिटिव डाटा, कि अगर आपका कोई सेंसिटिव डाटा है जो बहुत कीमती है और बहुत हसास है, तो अगर आपने वो चीज़ स्टोर करनी है तो उसके लिए ये हिडन फील्ड जो है सही नहीं है. ठीक है,
उसके बाद इट्स ओनली यूज टू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा विच इज फ्रीक्वेंटली चेंज्ड। ठीक है, यहाँ पर वो डाटा रखा रहता है तो बार बार चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ हो सकती है, अ, मतलब अब देखिए जैसा पासवर्ड है वो आपका सेम रहता है, तो वो हम यहाँ पे कभी भी थ्रू नहीं करेंगे। बट यहाँ पे वो बता रहा है कि ऐसा डाटा जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है उसको आप हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या है, वी कैन सेव डाटा इन फॉर्म हिडन फॉर्म fields and send back in the text request। ठीक है, sometimes we require some data to be stored on the client side without displaying it on the page। ठीक है, हमें कोई डाटा चाहिए होता है जो कि हम उस क्लाइंट साइड पे चाहते हैं बट हमें पेज पे दिखाना नहीं होता, तो हम ये वाली चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर व्हेन द यूजर टेक्स सम एक्शन वी विल नीड दैट डाटा टू बी पास्ड ऑन टू द सर्वर साइड। या पॉसिबल है कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पता है कि जब यूज़र ने ये वाला काम कर लेना है तो हमने वो चीज़ इसके साथ अटैच करनी है और उसको सर्वर साइड पे पास करना है। तो दिस इज अ कॉमन सिनेरियो इन मेनी एप्लीकेशंस एंड हिडन फील्ड्स प्रोवाइड्स अ गुड सॉल्यूशन फॉर दिस। लेट अस इंप्लीमेंट दिस कांसेप्ट इन ASP.NET MVC। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने हिडन फील्ड के बारे में देखा है और वो ये है कि यहाँ पर क्या होता है हिडन फील्ड के अंदर, कि यहाँ पे हम लोग HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं तो हम इजीली जो है इसको हाइड कर सकते हैं। HTML में जब हम हमारे पास व्यू आता है तो उसमें शो नहीं होता, बट अगर हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करके या जब पेज का जो सोर्स होता है उसको देखेंगे तो वहाँ पे हमें नज़र आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई अपना सेंसिटिव डाटा जो है वो नहीं रखेंगे, जो हमारा टेम्परेरी डाटा है, मतलब इस तरह का डाटा जो बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर उसको रख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने चैट इनेबल कर दी है, आप लोग एरेड ID स्पेस अपना नेम लिख के ना सेंड कर दें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाए। अच्छा अब इसको अब ये देखते हैं कि ASP.NET के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ हमारे पास क्या कहते हैं हमारी लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज वगैरह हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो रही हैं। ये हमारे पास हमारी मेन क्लास है और इसके अंदर आप देख सॉरी ये हमारी मॉडल की क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो मॉडल बना हुआ है उसमें क्या है, ID, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कंट्रोलर है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंट्रोलर। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दे देगा, मैं वापस आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कंट्रोलर है मेरे पास। कंट्रोलर के अंदर देख लेते हैं कि एक सिंपल सा एक्शन मेथड बना हुआ है और उसके अंदर क्या है कि हमने जो अपना यहाँ पे वो बनाया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, अब वो उसका नाम है यूज़र, तो उसका यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है नहीं, और वहाँ पर जो ID है वो हम लोगों ने क्या कर दिया 101 पॉपुलेटिंग वैल्यू फॉर हिडन फील्ड, कि इसको जो है अब इस ID को जो है हम हिडन फील्ड के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों ने हिडन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसी को फिर हम लोगों ने व्यू के अंदर पास भी कर दिया है। अभी यहाँ पे आप देखें
कि HTTP पोस्ट इनके फॉर्म के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, तो अपने इस एक्शन मेथड के अंदर जो है उस यूज़र को पास कर दिया है। अच्छा इसको हम लोगों ने बाइंड कर दिया किसके साथ, अपने डेटाबेस के साथ, सॉरी मॉडल के साथ। तो यूज़र डॉट आई डी, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चीज़ें क्या दी हुई हैं, हमारे पास आईडी है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे फॉर्म के अंदर यहाँ पे जैसी जो यूज़र आईडी होगी वो यहाँ पे आईडी को मिल जाएगी, इस तरह नेम जो है वो इस नेम को मिल जाएगा, और वहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस इसको, और इस तरह मिल जाएगा इसको, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। उसके बाद रीडिंग हिडन वैल्यू ऑफ आईडी फ्रॉम मॉडल इसको हम आगे देख लेते हैं। अच्छा तो इसको जो है हम रीड करेंगे कैसे, ये जो है हमारे पास हम लोग अब व्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यूज़ जो हैं, जब व्यू हम लोग फॉर्म हमारा क्लिक हुआ हुआ होगा, फॉर्म हमारा वर्किंग में होगा, तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तब जो है क्या होगा, ये हमारे पास जब हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बाद में जाके वैल्यूज़ जो हैं वो पोस्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि हमने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यूजर फॉर्म के अंदर html.hidden फॉर हमने हिडन रख दिया किस चीज को, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल आईडी, ठीक है। तो जो हमारी आईडी है उसको हमने क्या कर दिया, हमने उसे हिडन में रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा मॉडल लोड हो रहा था तो हमने आईडी को जो है हिडन कर दिया। इसके अलावा और देखें, और हमारे पास यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ देखें, यहाँ पे नेम है वो एज इट इज़ आ रहा है, लेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये हमारे पास नेम आ रहा है कि आप लोगों ने नेम जो है वो देना है, वैलिडेशंस लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ईमेल आ रही है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तमाम जो है वो एज इट इज़ आ रही है। तो हमने अब जिस चीज़ को हिडन रखना था उसको हमने क्या किया, @HTML.hidden फॉर में डाल के हमने उसे हिडन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि जब हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्म डिस्प्ले करा रहे थे, अपने वैल्यूज डिस्प्ले करा रहे थे, लेट्स सपोज आपने ना डिटेल्स डिस्प्ले करा दी, ठीक है। अब ये हुआ कि आप जब उस एक आईडी को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक टेबल शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज एक टेबल है, आप शो कर रहे हो अपने क्या कहते हैं वेबसाइट में, ठीक है। और यहाँ पे ना आपने क्या किया है, डिफरेंट नेम्स जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लेट्स सपोज पर्सन्स काम कर रहे हैं, आपने ना उनके नेम जो है डिस्प्ले करा दिए हैं, और साथ उनका जो है वो डिस्प्ले करा दिया है कि ये किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ना आईडी वगैरह कुछ नहीं दी हुई, सिर्फ नेम्स हैं और वो हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि मुझे इस आदमी की डिटेल्स चाहिए जो कि आदमी इस आईडी पर है, ठीक है। अब मतलब जिसका ये नाम है, अब अगर आप इस आदमी को अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हो उसके लिए आपको आईडी चाहिए, और लेट्स सपोज यहाँ पे आप आईडी शो नहीं कर रहे। तो अगर यहाँ पर हिडन फील्ड के अंदर आपके पास आईडी होगी तो क्या होगा कि आपके पास आईडी शो तो नहीं हो रही होगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपके पास आईडी पड़ी होगी। तो आप क्या करोगे, इसी की आईडी को यूज करते हुए जब लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी इसकी आईडी पड़ी हुई है आप उसको यूज करते हुए क्या कर सकते हो, आपको कहीं और कुछ चीज फेच करने की जरूरत नहीं डेटाबेस से, आपके पास पहले से यहाँ पे आईडी आई हुई है। तो आप क्या करोगे क्योंकि यहाँ पे आईडी जो आप देख सकते हैं के ऊपर डिफाइन हुई है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस आईडी को क्लिक करके उसके अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड है वो आप अपने डेटाबेस से फेच करके ला सकते हो। तो इस तरह भी आप काम कर सकते हो कि लेट सपोज अगर आपको यहाँ पे आईडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो अब ये वो चीज़ है जो कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रही। तो आपने जो चीज़ हिडन करनी है तो आप क्या करोगे, @HTML.hidden फॉर, और उसके अंदर उस चीज़ को पास कर दोगे तो आपकी चीज़ जो है वो हिडन हो जाएगी। अच्छा इफ़ यू ओपन द पेज सोर्स कोड फॉर दैट पेज in the browser, you will find the following line of code, which is nothing but the HTML version of the above code with value. Just focus on the last 3 attributes. वो कह रहे हैं कि जब आप अब इस वाले पेज को, जो हमारे पास व्यू वाला पेज है, इसको जब आप ओपन करोगे, ठीक है, तो उसमें आपने सोर्स ओपन किया इस पेज का, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें आईडी इज इक्वल टू आईडी, नेम जो है वो आईडी है, टाइप हिडन है, और देखिए उसकी वैल्यू क्या है 101। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू क्या भेजी हुई थी, असल में इसकी वैल्यू क्या थी आईडी की, यहाँ पे जो आईडी है वो क्या है 101। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो 101 हो गई है। देखिए वो बता भी रहा है कि टाइप हिडन है, इसी वजह से आपकी क्या कहते हैं शो नहीं हो रहा होता आपके ब्राउज़र के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उसकी टाइप हिडन है।
लेकिन जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आते हो, आप उसका सोर्स देखते हो, तो वहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए सर ने यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया है कि इस तरह का जो आपको नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पे देखिए आईडी आईडी है, नेम आईडी है, और टाइप जो है उसकी हिडन है, लेकिन वैल्यू क्या मेंशन है, 101। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर शो हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्यूरी स्ट्रिंग की। जनरली क्यूरी स्ट्रिंग इज वन ऑफ द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स इन ASP.NET in which query string stores value in URL that are visible to user। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो भी कोई चीज़ लेट सपोज भेजना चाह रहे हैं, वो हमारे किधर सेव हो रहा है, हमारे URL में सेव हो रहा है, और उसके थ्रू कहाँ जा रहा है, सर्वर की तरफ जा रहा है। We mostly use query strings to pass data from one page to another page in ASP.NET। आमतौर पे क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, ये आमतौर पे क्या होता है कि जब हमने एक पेज से एक और पेज के ऊपर डाटा ट्रांसफर करना होता है, तो हम इस क्यूरी स्ट्रिंग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन ASP.NET MVC राउटिंग अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली होगी। ये 40 मिनट जो है हमारे सेशन के ख़त्म हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर देखते हैं उसे। तो क्या कहते हैं, क्लास अब हमारी स्टार्ट होगी 10:50 पे। 1-2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, 10:50 पे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है।